अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक करना है वो हमने करना है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होती क्या है। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन होती है, सपोज आप लोगों के पास यहाँ पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और यहाँ पे जो कार्बन है उसकी जो एटॉमिक मास है वो 12 है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड वो वाला यूज करें जिसमें कार्बन के एटॉमिक मास 12 है और उसका हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा लें, और फिर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा लें जिसमें कार्बन की जो एटॉमिक मास है वो 13 है, तो इसे हम कहते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसे कहते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा है ना रोटेशनल स्पेक्ट्रम में, हमने सिर्फ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर किसी भी एटम की जगह पे उसकी हैवियर आइसोटोप उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दें, इसे बोलते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। या फिर दूसरे लफ्जों में एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की जो एटॉमिक मास है वो 15.9 है और इसकी जगह पे हम इसका हैवियर आइसोटोप पुट कर दें, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड वो वाला करें जो हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन की एटॉमिक मास 16 है, इसे बोलते हैं आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये पुट करेंगे कैसे? क्या हम खुद पुट करेंगे? नहीं। बात ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, आप वो वाला कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करें, उसका सैंपल लें जिसमें कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, और इसी तरह आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड वो वाला लें जिसमें एटॉमिक मास 13 है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ये जिसमें 13 है, ये आप लोगों को आसानी से मिल सकता है क्योंकि इनके मैसेज डिफरेंट होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी सैंपल आप लोग लेंगे, नेचुरली अकरिंग सैंपल कार्बन मोनोऑक्साइड का, आप कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर 100 मालिक्यूल लेंगे, उन 100 मालिक्यूलों में से कुछ मालिक्यूल ऐसे जरूर होंगे जिनमें ऐसा कार्बन मोनोऑक्साइड होगा जिसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके। तो अब यहाँ पे ये है, आप कहीं से भी कार्बन मोनोऑक्साइड के 100 मालिक्यूल लेंगे, उसमें कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें जो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, कुछ ऐसे होंगे 13 है। वो डिपेंड करता है हर एक की रिलेटिव अबंडेंस क्या है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप कार्बन मोनोऑक्साइड के 100 मालिक्यूल लें, उन 100 मालिक्यूलों में से कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनमें कार्बन का मास 12 है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें कार्बन का मास 13 है। उनको आप लोग डिफ्यूजन की बेस पे सेपरेट भी कर सकते हैं। यानी आप कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें मैस 12 और 13 को सेपरेट करना चाहते हैं तो डिफ्यूज करवाएं उनको। जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, वो पीछे रह जाएंगे, और जिनकी कम मैस है वो आगे चले जाएंगे। इस तरह आप कार्बन मोनोऑक्साइड 13 और कार्बन मोनोऑक्साइड 12 वाला इनको सेपरेट कर लें। इस तरह इनको भी सेपरेट किया जा सकता है। तो बात सिर्फ ये है कि स्पेक्ट्रा पे क्या फर्क पड़ेगा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें मैस 12 है और कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कार्बन का मैस 13 है, इनके स्पेक्ट्रा पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम देखते हैं। आप लोगों को पता है कि हमने एक चीज पढ़ी है, I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर। म्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे जो म्यू है ये आप लोगों के पास रिड्यूस्ड मैस है। अब जाहिर है जब कार्बन का मैस 13 होगा तो आप लोगों के पास मैस की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर मैस की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। और आप लोगों को पता है कि बी जो है हमारे पास क्या होता है? बी हमारे पास होता है बी इज इक्वल टू एच ओवर 8
पाई स्क्वायर आई सी। आपके हमारे पास ये होता है आई सी, और यहाँ पे जो हमारे पास आई है ये हमारे पास म्यू आर स्क्वायर है। तो अगर हम डायरेक्टली अगर पुट करें तो हम इस तरह पुट कर सकते हैं एच ओवर 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, और इसके आगे हम क्या लिखेंगे, हम इसके आगे लिखेंगे सी, ये हम लिखेंगे। अब देखें, यानी अगर मैस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो रोटेशनल कांस्टेंट बी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी बी की वैल्यू कम होगी। अब बी की वैल्यू कम होने से आप लोगों के पास क्या इफेक्ट पड़ेगा स्पेक्ट्रम पे, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। बी की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी गैप, और आपको पता है बी की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास जो एनर्जी एनर्जी गैप का एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो एनर्जी गैप का जो एक्सप्रेशन हमारे पास है वो हमारे पास है 2bj+1, 2bj+1, ये हमारे पास एनर्जी गैप का एक्सप्रेशन है। अब देखें, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 12 वाला और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन का मैस 13 है, 13 वाला जो है उसका मैस ज्यादा है तो आई की वैल्यू ज्यादा होगी, आई की वैल्यू ज्यादा होगी तो बी की वैल्यू कम होगी, बी की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी स्पेसिंग जो है, लाइन स्पेसिंग कम होगी। उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका आप लोगों के पास एक स्पेक्ट्रम है, ये देखें आप लोग, इसमें क्या हुआ है जरा इसको अगर हम गौर से देखें। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन पे ये नजर आ रहा होगा। तो इसमें देखें आप लोग, यहाँ 0 और 1 के दरमियान, जिसमें कार्बन का मैस 12 है, 0 और 1 के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ 0 और 1 में थोड़ा डिस्टेंस कम हुआ है क्योंकि बी कम हुआ है, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ 1 और 2 और यहाँ 1 और 2 डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस और कम है। तो लाइन स्पेसिंग जो है, एनर्जी गैप्स हैं वो कम हो गए, एनर्जी गैप्स कम हो गए, एनर्जी गैप्स कम हो गए। तो यहाँ पे अब आपको ये बताना चाहता हूँ, सपोज अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन का मैस 12 है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ कि उसके लिए बी की वैल्यू 1.9 है, 1.9 है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कार्बन का मैस 13 है, उसके लिए अगर आप समझें कि हम बी को बी डैश कह लेते हैं, उसके लिए वैल्यू जो है उसकी कम होगी, 1.89 होगी सपोज, उसके लिए वैल्यू ये होगी। तो बी की वैल्यू कम होगी तो आपको पता है पहले और दूसरे लेवल में एनर्जी गैप क्या होता है, 2b। यहां भी 0 और 1 के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो 2b है, यहां भी 0 के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो 2b है, लेकिन फर्क देखें जरा, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.9, यहाँ पे क्या है 1.89। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एनर्जी गैप कम होगा, जरा 1.9 को 2 से मल्टीप्लाई करें कुछ और आंसर आएगा, 1.89 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कम। तो एनर्जी गैप कम होते जाएंगे, जब एनर्जी गैप कम होते जाएंगे तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि स्पेक्ट्रल लाइन कहां कहां पे होंगी, उसके बारे में मैं अगर आप लोगों से कहूं स्पेक्ट्रल लाइन कहां कहां पे होगी, तो इसकी पहली लाइन कहां पे होगी, ये जो 2b है, 0 से 1 में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 2b है, इसकी पहली लाइन कहां पे होगी, 1.9 को मल्टीप्लाई करें 2 से 3.8, इसकी पहली लाइन 3.8 पे आएगी, और इसकी पहली लाइन कहां पे आएगी, इसको 1.89 कंसीडर करें तो जहर 1.89 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.8 से थोड़ी इधर कम वेव नंबर पे आएगी। तो सारी की सारी जो लाइंस हैं वो लेफ्ट साइड पे आती जाएंगी यहाँ पे, यानी हैवियर आइसोटोप को सब्स्टिट्यूट करने से। अब यहाँ देखें 0 से 1 में जाने की एनर्जी गैप 2b है, यहाँ भी एनर्जी गैप 2b है, लेकिन यहाँ b की वैल्यू 1.9 है, यहाँ b की वैल्यू 1.89 है। अब यहाँ देखें 1 से 2 में जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 4b है, वो एनर्जी 4b है, यहाँ भी वो तो 4b ही एनर्जी होगी, लेकिन b की वैल्यू देखें, यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करें 1.9 पे 7.6 बना, 7.6 पे लाइन आएगी, इसकी दूसरी लाइन 7.6 पे आएगी, 7.6 पे लाइन आएगी। इस केस में देखें 4b, अब मल्टीप्लाई करें 1.89 को 4 से मल्टीप्लाई करें
तो 7.6 से थोड़ा सा कम फासले पर लाइन है। तो आइसोटोप से रिप्लेस करने से जो लाइनें हैं वो आप लोगों के पास थोड़ी थोड़ी लेफ्ट साइड पे है। तो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से ये काम होता है, आप लोग ध्यान रखें, जो मैंने आप लोगों को भी बताया। यानी हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे, मैस ज्यादा होगा, मैस ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो बी की वैल्यू कम होगी, बी की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी गैप जो है वो कम होते जाएंगे। ये आप लोग देख भी रहे हैं कि एनर्जी गैप कम है और मैंने आप लोगों को बताया भी। तो ये देखें, replacement of a particular atom in the molecule by its isotope is called isotopic substitution. Isotopic substitution से क्या होता है? The resulting isotopic molecule is chemically identical. वो होगा केमिकली तो आइडेंटिकल होगा क्योंकि कार्बन 12 और कार्बन 13 दोनों में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो चेंज नहीं हुए, लेकिन चेंज क्या हुआ है? असल में एटॉमिक मास चेंज हुआ है। ये देखें आप लोग, हमें पता है कि बी क्या होता है? एच और 8 पाई स्क्वायर आई सी, और आई क्या है? म्यू आर स्क्वायर। अगर म्यू चेंज होगा, रिड्यूस्ड मास चेंज होगा, यानी हैवियर आइसोटोप से रिप्लेस करेंगे तो रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा, रिड्यूस्ड मास बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, बी की वैल्यू कम होगी, एनर्जी गैप जो है वो कम। ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, यहाँ कार्बन 13 ऑक्सीजन 16। हमने क्या किस रिप्लेस किया? हमने खुद रिप्लेस नहीं किया, दरअसल हमने दो स्पेक्ट्रा लिए हैं। एक स्पेक्ट्रा लिया है उस कार्बन मोनोऑक्साइड का जिसमें कार्बन का मास 12 है, और एक स्पेक्ट्रा हमने लिया है उस कार्बन मोनोऑक्साइड का जिसमें कार्बन का मास 13 है। ये स्पेक्ट्रा लिए, तो स्पेक्ट्रा लेने से क्या होगा? आप लोगों के पास ये एनर्जी गैप जो है वो कम होते जाएंगे, और जो आपके पास स्पेक्ट्रा आएगा उसमें लाइन लेफ्ट साइड पे होगी। इसके बारे में हमने ये बात कर ली। एक और देखें जरा, आप फर्ज करें कि जो आपके पास बी की वैल्यू है फॉर नॉर्मल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन का मास 12 है, और रेशो लें फॉर आइसोटोपिक मॉलिक्यूल के लिए, तो आप लोगों के पास ये चीज बनेगी। अब आप वैल्यू पुट करें तो अब ये बी क्या है? एच और 8 पाई स्क्वायर और आई सी। अब दोनों मॉलिक्यूलों में क्या चीज चेंज होगी आइसोटोप सब्स्टिट्यूट करने से? बाकी एच चेंज होगा नहीं, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, दोनों में सेम रहेगा, पाई सेम होगा दोनों में 3.14, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट ये सेम रहेगा। चेंज क्या होगा? आई, क्योंकि इसका मैस और है, इसका मैस और है। अगर मैस और होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी और होगा। तो आप लोग क्या करें, हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो बी है इसके लिए क्या वैल्यू होगी? इसके लिए वैल्यू होगी एच ओवर ए पाई स्क्वायर आई सी डिवाइडेड बाई एच ओवर, क्योंकि एच तो चेंज नहीं होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 8 पाई स्क्वायर आई डैश सी, क्योंकि जब मैस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। नॉर्मल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन का मास 12 है उसके लिए बी है, और आइसोटोपिक मॉलिक्यूल के लिए बी डैश है, तो चेंज होगी। अब सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, एच एच से कैंसिल, 8 8 पाई स्क्वायर सी, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी क्या चीज बची? ये बाकी जो बचा वो बचा 1 ओवर आई डिवाइडेड बाई 1 ओवर आई डैश, डिवाइडेड बाई 1 ओवर आई डैश। तो ये जो चीज बटे के बटे में है ये ऊपर चली गई, यहाँ पे ये आई डैश ऊपर चला गया, आई डैश ओवर आई हमारे पास ये चीज आ गई।
तो देखें आप लोग, तो यहाँ पे देखें ये आई जो है ऊपर, ये आई डैश ऊपर चला गया, तो बी और बी डैश इज इक्वल टू आई डैश और आई। और आपको पता है आई डैश क्या है, म्यू डैश आर स्क्वायर। यहाँ म्यू डैश क्या है, ये उस कार्बन मोनोऑक्साइड का रिड्यूस्ड मास है जिसमें कार्बन का मास 13 है, और ये म्यू है उस कार्बन का मास जिसमें कार्बन का मास। एक और बात आप लोग याद रखें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ, क्या कोई फर्क पड़ता है? याद रखें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन का मास यहाँ पे 12 है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का मास अगर 13 है, तो आप लोग याद रखें बॉन्ड लेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ कार्बन का मास 12 है, यहाँ कार्बन का मास 13 है, तो बॉन्ड लेंथ भी सेम रहती है दोनों की। जो फर्क होता है सिर्फ रोटेशनल स्पेक्ट्रम में होता है, यानी यहाँ भी आर स्क्वायर यहाँ भी आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो म्यू डैश ओवर म्यू बन गया आप लोगों के पास आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ये लिखा हुआ है कि बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बी है वो ग्रेटर देन बी डैश है, बी जो है ना वो ग्रेटर देन बी डैश है, क्योंकि रिड्यूस्ड मास और बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम देख चुके हैं ना ऊपर, बी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ आइसोटोपिक मॉलिक्यूल मस्ट बी एट सम डिस्टेंस, यानी थोड़ा कम फासले पे होंगी, एट सम डिस्टेंस। अब इस आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन जो है हम देख चुके हैं कि इसका स्पेक्ट्रा, हाउ द स्पेक्ट्रा ऑफ दिस लुक लाइक, वो हम देख चुके हैं। यहाँ भी हमने देखा है कि क्या होगा कि एनर्जी गैप थोड़े कम है, और जो लाइन है वो लेफ्ट साइड पे होगी। यहाँ जो पहली लाइन है वो नहीं दिखाई हुई, लेकिन यहाँ भी जो लाइन है वो थोड़ी सी कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें कार्बन का मास 13 उसके लिए थोड़ी सी कम फासले पे होगी। ये मैंने गूगल से देखा, ये कम फासले पे होगी, ये कम फासले पे लाइन होगी, यानी मतलब थोड़े कम वेव नंबर पे लाइन होगी। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है, आप लोग एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। अगर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपके पास, आइसोटोप का एटॉमिक मास अगर आपके पास मालूम नहीं है, तो आप लोग एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं ये यूज करके। आपको पता है बी और बी डैश इज इक्वल टू आई डैश और आई, म्यू डैश और म्यू, ये आपको पता है। अब इस बात का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका मतलब क्या है। बी और बी डैश इज इक्वल टू म्यू डैश और म्यू। सपोज आप लोगों के पास ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें आपके पास कार्बन का मास 12 है, और फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसमें कोई और यहाँ पे आइसोटोप है। आप लोगों को नहीं पता ये 13 है या 14 है, आप लोगों को नहीं पता कि ये कौन सा है, आप ये इसका मास मालूम करना चाहते हैं। तो आप सिंपली ये करें, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करें जिसका मास 12 है, और इस कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करें जिसका मास आप लोगों के पास पता नहीं है आप लोगों को क्या है। और देखें कि इन दोनों स्पेक्ट्रा में, इस स्पेक्ट्रा में और इस स्पेक्ट्रा में पहली लाइन कहाँ पे आती है। इसकी पहली लाइन सपोज यहाँ पे आई है, तो ये जो नीचे वाला है उसकी पहली लाइन थोड़ी कम फासले पे होगी, ये कम वेव नंबर पे होगी, इधर होगी। तो आप क्या करें, टू, इसको 2b कहें। जो इसकी पहली लाइन आई उसकी पोजीशन देखें, यहाँ वेव नंबर लिखा होगा, स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड होके आपके प्रिंटर में से बाहर आ गया है। आप देख लें कि उसकी पहली लाइन कहाँ पे, आप उस पहली लाइन को 2b की को लिखें। और इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन का मास फाइंड करना चाहते हैं, उसकी पहली लाइन में देखें कि वो कहाँ पे आई है, उसको 2b की इक्वल पुट करें। तो ये इसको 2b डैश कह लें, इसकी पुट किया, तो यहाँ से b की वैल्यू निकली, यहाँ से b डैश की वैल्यू निकली। जो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड होके आपके पास आ गया है बाहर, उसकी पहली लाइन कहाँ के यहाँ पे आई है, उसको 2b की कुल पुट करें, यहाँ से b की वैल्यू निकालें, यहाँ से b डैश की वैल्यू निकालें, ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ गए। और म्यू डैश आपके पास, ये आप लोगों ने फाइंड करना है कि जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन है इसमें हमने ये मैस फाइंड करना है, जबकि ये म्यू आपके पास मालूम है, क्योंकि इसका एटॉमिक मास तो आपको पता है 13 है, 12 है, ये आपके पास 16 है। तो आप इसका म्यू फाइंड कर सकते हैं, वो आपके पास है। इसका म्यू आपके पास मालूम है, बी डैश और बी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम से फाइंड कर लिया, तो आप रिड्यूस्ड मास या म्यू की वैल्यू जो है वो आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये आगे दिया हुआ है कैसे फाइंड करना है। जो आप लोगों के पास कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन का मास 12 है, उसमें टू बी की वैल्यू ये आती है, यानी पहली लाइन कहाँ पे आती है, स्पेक्ट्रम की पहली लाइन इस पोजीशन पे आती है। यहाँ से आप लोग बी की वैल्यू फाइंड करें।
और वो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन का मास 13 है, उसके स्पेक्ट्रम की पहली लाइन 3.6 पे आती है, ये 3.8 पे, ये 3.6 पे। तो इसके लिए यहाँ बी की वैल्यू 1.92 है, जबकि ये जो नीचे वाला है इसके लिए बी की वैल्यू 1.83 है। कीप इन माइंड, इसके लिए बी की वैल्यू 1.83। तो आप लोगों ने क्या देखा, ये वैल्यू कहाँ से आप लोगों ने ली, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा जो निकला है प्रिंटर में से, उसकी पहली पहली लाइन देखी। ये पहली लाइन की पोजीशन यहाँ, उस पहली लाइन को 2b की को लिखें, और फिर यहाँ पहली लाइन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन का मास 13 है, उसकी पहली लाइन आप उसकी पोजीशन यहाँ पे, ये पहली लाइन उसकी थोड़ी कम वेव नंबर पे होगी, वो ये है। तो आप लोगों के पास यहाँ बी की वैल्यू आ गई, वहाँ बी डैश की वैल्यू आ गई, बी और बी डैश को आपने, आपके पास म्यू की वैल्यू आपके पास मालूम है क्योंकि कार्बन का मास 12 है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं। तो अभी ये रिड्यूस्ड मास फाइंड हो रही है। कार्बन 13 को हमने 13 तो कहा है, 13 तो उसका एटॉमिक मास है या मास नंबर है, हमने एटॉमिक मास मालूम करना है बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिट में। तो हम लोग, हमें नहीं पता, ये कुछ डेसिमल पॉइंट में होगा, वो फाइंड करना है। एम डैश फाइंड करना है। आपको पता है रिड्यूस्ड मास कैसे फाइंड करते हैं, mass of this multiplied with this divided by mass of this plus mass of this, दोनों का mass हम टोटल करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो नंबर से मोल में कन्वर्ट करने के लिए। किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था इन मैसेज को कन्वर्ट क्यों करते हैं, तो ये इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए या एटम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा एवोगैड्रो नंबर से। तो ये इस कार्बन मोनोऑक्साइड का म्यू की वैल्यू है और ऊपर ये इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम। तो जब आप लोग यहाँ इसमें वैल्यूज पुट करें ऊपर वाले फार्मूले में, जो आपके पास बी और बी डैश की वैल्यूज आपके पास हैं, आपने जब M1 फाइंड किया या M डैश फाइंड किया इस फार्मूले में, वो बना 13.007। ये कहाँ से आ गया 1.046, यहाँ से ये आया। म्यू डैश और म्यू की वैल्यू जो है, म्यू डैश और म्यू, वो यहाँ पे आप लोगों ने ये फाइंड किया, यहाँ से कार्बन का मास फाइंड हो गया। दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोगों के पास B और B डैश की वैल्यू है, B की वैल्यू ये है, B डैश की वैल्यू ये है, B को B डैश की वैल्यू पे डिवाइड करें, आपके पास कुछ आंसर आ गया। उस आंसर को, वो जो भी आपके पास आंसर आया है उसको इसके इक्वल लिखें, इसके इक्वल, और फिर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोगों के पास इसका एटॉमिक मास आ जाएगा डेसिमल पॉइंट में, वो ये आ गया। इस तरह मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो इसके जो रिजल्ट आया ना रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी जो इसका मास आया है, ये 0.05% इसमें सिर्फ एरर होता है और ये बाकी टेक्निक से मुख्तलिफ है। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक समरी से अगर पेश करना चाहूँ आप लोगों के सामने, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कैसे मालूम करते हैं एटॉमिक मास एग्जैक्ट। आप लोग जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों के पास है B ओवर B डैश इज इक्वल टू म्यू डैश ओवर म्यू, ये आपके पास फार्मूला है। ये B कैसे फाइंड करते हैं, आप कार्बन मोनोऑक्साइड का वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन का मास 12 है और कार्बन मोनोऑक्साइड का वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन का मास नंबर तो 13 है लेकिन एग्जैक्ट एटॉमिक मास नहीं पता, इन दोनों की पहली पहली लाइन, इनका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें, इनका आप लोग दोनों का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करें और इनकी पहली पहली लाइन जो है आप लोग देखें कहाँ कहाँ पे, इसकी पहली लाइन यहाँ पे आएगी और ये जो है इसकी पहली लाइन थोड़ी सी कम वेव नंबर पे आएगी। ये स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड, आप इसको लिखें, जो ये पहली लाइन आई है जिस वेव नंबर पे, उसको 2b को लिखें, पहली लाइन जिस नंबर पे आएगी यहाँ नंबर नीचे लिखा होगा, और यहाँ पे जो पहली लाइन जिस नंबर पे आई है वो नंबर नीचे लिखा है, इसको 2b डैश कहें। यहाँ पहली लाइन उस नंबर की इक्वल पुट करें, यहाँ इस नंबर के, यहाँ से b की वैल्यू निकालें, यहाँ से b डैश की वैल्यू निकालें। b की वैल्यू जो है वो 1.9 निकली है, 1.92 वहाँ पे एग्जैक्ट से लिखेंगे।
और बी डैश की वैल्यू निकली है 1.9 1.83, ये बी डैश की वैल्यू निकली है। म्यू डैश कैसे फाइंड करते हैं? म्यू डैश है क्या, ये इसका मैस है, तो कैसे फाइंड करते हैं? एम डैश मल्टीप्लाइड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मैस मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का मैस, जो कि 15.99 है कुछ, डिवाइडेड बाई, मैं म्यू डैश की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी आप लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस फाइंड करें, ये होता है क्या, रिड्यूस मैस क्या होता है, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m डैश प्लस दिस नंबर, और फिर इसको एटम में चेंज करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं टोटल रकम, तो ये करते हैं 16.022 एंड 20, ये हो गया। डिवाइडेड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, अब इसके म्यू की वैल्यू फाइंड करें इसके लिए, तो ये क्या है 12 मल्टीप्लाइड बाई 15.99 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप लोग 12 प्लस 15.9 मल्टीप्लाइड बाई, यानी यहाँ नीचे आपने मल्टीप्लाई करना 6.022 10 to 23, यहाँ पे देखें जो ये डिवाइड किया है, ये इसको आप लोग इस सारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको तो इससे कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया, बाकी इसको मल्टीप्लाई करें और इसको डिवाइड करें, कुछ नंबर आ गया और इसको मल्टीप्लाई करके आप एम डैश की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो एम डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे ना, वो आपके पास बनेगी 13.0007, यानी वो कार्बन जिसका एटॉमिक मास 13 है, उसके लिए जो एग्जैक्ट एटॉमिक मास है वो हमारे पास ये इतने AMU बनता है। याद, ये जो हम करते हैं ना, ये ग्राम को इस नंबर पे डिवाइड करते हैं ताकि हम इसको चेंज कर सकें AMU, ये उसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास है, तो ये तरीका है एग्जैक्ट एटॉमिक मास चेंज करने का। दूसरा तरीका रिलेटिव अबंडेंस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, इसका कैसे पता चलता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सपोज आप लोगों ने, ये आप लोगों के पास यहाँ पे सपोज आप लोगों के पास आपने 100 मॉलिक्यूल लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के, या लेबोरेटरी के अंदर बनाया आप लोगों ने 100 मॉलिक्यूल, उन 100 मॉलिक्यूलों में से आप रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना चाहते हैं, आप लोग 100 मॉलिक्यूलों में से स्पेक्ट्रा लें, अब उन 100 मॉलिक्यूलों में से कुछ मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के ऐसे हैं जिनमें कार्बन का मास 12 है, और कुछ मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के ऐसे हैं जिनमें कार्बन का मास 13 है। जब आप स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करेंगे तो जाहिर है 100 मॉलिक्यूल में कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका मास 13 है, उसकी जो आप लोगों के पास 100 मॉलिक्यूलों में इन मॉलिक्यूल की तादाद कम होगी जिसमें कार्बन का मास 13 है, और इनकी ज्यादा होगी, तो इसके स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसके स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी कम होगी। जो हाइट होती है ना स्पेक्ट्रम की, वो हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में बताती है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होती जाएगी ना, किसी भी सैंपल में किसी आइसोटोप की मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होती जाएगी, लाइन की इंटेंसिटी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें कार्बन का मास 14 है, उसके लिए जो आप लोगों के पास स्पेक्ट्रल लाइन है, उसकी इंटेंसिटी और कम होगी, थोड़े वेव नंबर पे, लेस वेव नंबर पे होगी, और उसकी हाइट भी कम होगी। तो इस तरह ये चेंज होता है इसके साथ। तो ये लिखा हुआ है 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, लाइन की इंटेंसिटी से हमें पता चलेगा, जिसकी मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है नेचुरली अकरिंग, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जिसकी मॉलिक्यूल की तादाद कम, उसकी इंटेंसिटी कम। अब ये जो आपके सामने है, ये HF का स्पेक्ट्रम,
हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्पेक्ट्रम। और ये दो तरीके हैं ये कैलकुलेट करने के और ऑब्जर्व करने के। मैं आप लोगों को दोनों तरीके बताता हूँ कि ये कैसे बनाया गया है, ये टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के पास फार्मूला है, आप लोगों को पता है वो फार्मूला आपके पास ये जो एनर्जी गैप है वो आपके पास क्या है, 2b j+1। अगर आप लोग HF के लिए फाइंड करना चाहते हैं, HF के लिए कि पहली लाइन कहाँ पे आएगी, दूसरी कहाँ पे आएगी, तीसरी कहाँ पे आएगी, तो आप j की जगह 0 पुट करें, 0+1, 1 आ गया, 2b से मल्टीप्लाई करें। b की वैल्यू जो है वो HF के लिए जाहिर है कोई वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगी, आप पुट करें। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहली लाइन कहाँ पे आएगी। वो पहली लाइन कैलकुलेटेड इस जगह पे आएगी 41.11। आप देखिए जरा, ये की जगह 1 पुट करें, 1+1 2, 2 2 4b, b की वैल्यू HF के लिए कुछ होगी, वो वैल्यू पुट करें और देखें दूसरी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, तीसरी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए, चौथी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन आप लोग जरा देखें यहाँ पे पहली लाइन यहाँ पे आनी चाहिए लेकिन आती यहाँ पे है, दूसरी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए लेकिन यहाँ पे आती है, तीसरी लाइन यहाँ पे आनी चाहिए लेकिन यहाँ पे आती है। तो ये ऐसा क्यों है, ये हम देखते हैं कि ये, और फिर पहली और दूसरी लाइन के दरमियान जो एनर्जी गैप है जो यहाँ से कैलकुलेट किया, कैसे किया, 82.19 में से इसको माइनस करें और 2 पे डिवाइड करें, इनका एवरेज निकाल के ये लिखा है। इसमें से इसको माइनस करें, इसका एवरेज निकाल के ये लिखा है। इसमें से इसको माइनस करें, 2 पे डिवाइड करें, ये लिखा है। ये सारी वैल्यूज इनके डिफरेंस से निकले जो ऑब्जर्व वैल्यू। अब जो आपके पास ये वैल्यू आई है, आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, आपके पास b की वैल्यू आती जाएगी, ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू HF के लिए। अब इस b की वैल्यू से आप लोग, आपको पता है, आप इससे आप लोग बॉन्ड लेंथ निकालें, इसकी H और F की बॉन्ड लेंथ निकालें b की वैल्यू से। b की वैल्यू से बॉन्ड लेंथ कैसे निकलती है, b की वैल्यू से बॉन्ड लेंथ निकालने का तरीका ये होता है, हमें पता है b = H over a I स्क्वायर I C, और आपको फिर पता है I का भी, I आपके पास क्या है, H over a I स्क्वायर, I क्या है, I हमारे पास है म्यू r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ गया C, ये आपके पास B है। अब यहाँ देखें B की ये वाली वैल्यू पुट करें, यहाँ B की वैल्यू पुट की, H भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, जो रिड्यूस्ड मैस है HF में ये भी कांस्टेंट हो, क्योंकि H जो है इसका मैस कितना है 1 और फ्लोरीन का कितना है 19। तो आप कैसे निकालते हैं, M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 डिवाइडेड बाई M1 + M2, ये रिड्यूस्ड मैस निकालने का तरीका है। आप लोग यहाँ इस तरीके से रिड्यूस्ड मैस निकाल लें और रिड्यूस्ड मैस की वैल्यू यहाँ पुट करें, C वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट करें, B की वैल्यू ये है पुट करें, आपके पास R की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन बात ये है कि B की वैल्यू तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 1.92 है, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये चेंज हो रही है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क होता है जैसे ये लिखा हुआ है। तो आप B की वैल्यू से निकालते जाएं तो आप लोगों के पास जो R है उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज होती जाएगी। ये बड़ा अजीब तरीका है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि HF के दरमियान कभी बॉन्ड लेंथ ये होती है, कभी ये होती है, कभी ये होती है, कभी कम होती है, कभी ज्यादा, कभी बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, बॉन्ड लेंथ कम या ज्यादा होती रहती है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकला है। जो हमने ये सारा टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, हमने HF का स्पेक्ट्रा देखा है, मैं आप लोगों को जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ मैं HF लिख दूँ, देखता हूँ कि फिर स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है या HF का। HCl का है, HF का स्पेक्ट्रा जो है वो हमारे पास नहीं आ रहा है, HF का स्पेक्ट्रा। खैर जो HF का स्पेक्ट्रा है उसकी ये लाइन लेके ना, पहली लाइन यहाँ पे आती है, दूसरी यहाँ पे आती है, तीसरी यहाँ पे आती है, फिर क्या किया है, इसमें से इसको माइनस करके 2 पे तकसीम किया है, ये आ, इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, ये आया, इसमें से इसको माइनस किया, ये आया, इसमें से इसको माइनस किया, ये आया,
इसमें से इसको माइनस के ये आया और फिर इनको 2 पे तकसीम करते जाइए आते गए। इधर 2 पे तकसीम नहीं करना, सिर्फ माइनस करना, इन दोनों का फर्क, फिर 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 आप लोग 2 पे तकसीम करते गए, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ से फिर हम आर निकालते हुए, हम यहाँ देख रहे हैं कि आर की वैल्यू जो है ना वो हर में चेंज हो रही है। आर निकालने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन रिजिड रोटर, एक बात जो भी हमने की है वो ये है कि जो एक मॉलिक्यूल है, रिजिड रोटर क्या होता है और नॉन रिजिड रोटर क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जितनी भी पीछे हमने कैलकुलेशन की है ना, उसमें हमने ये कहा है कि एच और सी एल के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं होती। अभी तक हमने ये कंसीडर किया है कि एच और सी एल के दरमियान बॉन्ड लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है। अभी तक हमने ये देखा, लेकिन आप लोग याद रखें, जब कोई मॉलिक्यूल रोटेट करता है, एक रोटेट करता हुआ मॉलिक्यूल, उन एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम नहीं रहती। यहाँ एच और सी एल के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो अभी तक हमने ये कंसीडर किया है, रिजिड रोटर उसको बोलते हैं, कि जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है ना, एच और सी एल के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज नहीं होती। अभी तक हमने ये कंसीडर किया है, लेकिन जरा हकीकत देखें आप लोग, रोजमर्रा जिंदगी में भी आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब एक चीज को हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो ये जो एटम है ये बाहर की तरफ जोर लगाते हैं, ये एटम बाहर की तरफ जोर लगाते हैं, ये रोटेट करते हैं ना। आप ऐसा करें, एक राड के साथ दो बॉल बांध लें और उसको रोटेट करने की कोशिश करें, जो रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये एटम बाहर की तरफ जोर लगाते हैं। इनके बाहर की तरफ जोर लगाने की वजह से ये जो बॉन्ड है ये रिजिड नहीं रहता बल्कि नॉन रिजिड होता है, इलास्टिक हो जाता है। और हकीकत में भी यही होता है कि एक रोटेट करते हुए मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होती है, ये बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, इसे कहते हैं नॉन रिजिड रोटर। और ये एक एक्चुअल सिचुएशन है, रोटेट करते हुए मॉलिक्यूल जो है उसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, ये एक एक्चुअल सिचुएशन होती है। यानी ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं, एक्चुअल सिचुएशन है, रोटेट करते हुए मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ चेंज होती है और इसे हम कहते हैं नॉन रिजिड रोटर। अब नॉन रिजिड रोटर में जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको जब नॉन रिजिड रोटर के लिए सॉल्व करने की कोशिश की गई तो वो ये बनी, ये पहला हिस्सा तो इसका सेम है, ये इस इक्वेशन का जो पहला हिस्सा है वो तो सेम है। ये जो हिस्सा है ना ये नॉन रिजिड रोटर के लिए, एक मॉलिक्यूल रोटेट करते हुए जब उसके बॉन्ड के दरमियान डिस्टेंस चेंज हो जाए तो फिर ये हिस्सा बन जाता है। और इसको जो ये पहले को तो आपको पता है, हमने इसको बी कहा था, रोटेशनल कांस्टेंट कहा था, लेकिन इससे भी एक बात जो है आप लोगों को पता है कि हम लोग ये जूल में है, हाँ सॉरी ये, हाँ एक सेकेंड, ये जूल में है, हाँ ये वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो चीज है एक छोटी एक बाईस के और चलें इसको बाद में देख लेते हैं। ये क्या है, एच क्यूब और एक पाई स्क्वायर आर, हाँ एच सी पे डिवाइड करेंगे, हाँ हाँ। अच्छा ये सेंटीमीटर इनवर्स में है, जब इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, बल्कि बुक में से देखते हैं ये जो इक्वेशन है, लेट्स लुक फ्रॉम बुक, अच्छा है कि बुक में से देख लेते हैं। ये जो असल में एच एफ का स्पेक्ट्रम लिया था ना, ये दिखाने के लिए लिया था कि बॉन्ड लेंथ चेंज होती रहती है एच एफ के स्पेक्ट्रम में, जैसे यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है, हाँ ये जूल में है।
ये H4 है, ये H स्क्वायर है, ये H4 है, ये जूल में। इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना हो, एच सी के साथ डिवाइड करते हैं, एच सी पे डिवाइड करते हैं इसको। ये असल में देखें आप लोग, यहाँ से मैं आप लोगों को बताता हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये तो जो है जूल में वैल्यूज हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू ये जूल में है। अगर इसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो एच सी पे डिवाइड करेंगे, इसको भी एच सी पे डिवाइड करें और इसको भी एच सी पे डिवाइड करें। जब इसको एच सी पे डिवाइड करते हैं, एच एच से कैंसिल, एच ओवर सी आ गया और यहाँ एच क्यूब आ गया, तो आपके पास जो चीज बची, यानी इसको यानी इसको भी डिवाइड करेंगे एच सी पे और इसको भी डिवाइड करेंगे। इसको जरा एच सी पे डिवाइड करते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बनता क्या है। इसको जब एच सी पे डिवाइड करते हैं, यहाँ ये जो एच है, इस एच से कैंसिल, बटे में सी, एच सी आ गया, यहाँ पे पी एच सी पे डिवाइड करें। जब एच सी पे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक एच कैंसिल होगा, ऊपर एच क्यूब रह गया। ये चीज असल में यहाँ पे दिखाई हुई थी, जो कि नोट्स में गलत लिखी हुई है। नोट्स में ये चीज जो है वो गलत लिखी हुई है। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये H4, ये H4 है और ये आपके पास जो है ये जूल में है, ये जूल। जब एच सी पे डिवाइड करते हैं, एच सी पे डिवाइड करते हैं, इसको भी इन दोनों, इसको भी एच सी पे डिवाइड करते हैं, इसको भी एच सी पे डिवाइड करते हैं। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अब नहीं